नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी ने रांची में घंटों पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि जो सवाल उनसे पूछे गए उनमें 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला भी है। जी हां, 1000 करोड़ लेंगे जायजा। बहरहाल कल वैश्विक आतंकवाद और उसकी फंडिंग को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू होने जा रही है और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आतंकी अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल अपने नापाक इरादों को पूरा करने में लगा रहे हैं। जरूरी है कि इसके खिलाफ एक वैश्विक गठजोड़ बने और भारत इस पूरे मामले का नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज एक बड़ी खबर अदालत से आई, जहां जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। यानी मामले को लेकर अदालत अब सुनवाई करेगी। लेंगे इन तमाम खबरों का जायजा भी, साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। नो मनी फॉर टेरर पर नई दिल्ली में तीसरा मंत्री स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार से प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। सत्र को संबोधित 70 से ज्यादा देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करेंगी शिरकत। ज्ञानवापी परिसर मामले को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने माना सुनवाई योग्य। हिंदू पक्ष ने याचिका में की है विराजमान विश्वनाथ के पूजा का अधिकार। मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन और धन शोधन मामले के आरोपों की रांची में कर रहा है जांच। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन हुआ खत्म। कांग्रेस प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ घाटलोडिया से पर्चा किया दाखिल। अल्पेश ठाकोर ने गांधीनगर दक्षिण से भरा नामांकन। पहली बार इसरो करने जा रहा है प्राइवेट रॉकेट का प्रक्षेपण। विक्रम एस शुक्रवार की सुबह 11:30 पे श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने तैयार किया है रॉकेट। शनिवार को होगा काशी तमिल संगमम का आगाज। प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। काशी में हो रहे सम्मेलन में तमिलनाडु के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। $435 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन को बहुमत। डेमोक्रेटिक के खाते में 211 जबकि रिपब्लिकन के हिस्से में आई 218 सीटें। 6 पर मतगणना अब भी जारी। नए कलेवर और बदले हुए तेवर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल वेलिंगटन में। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मिल सकता है मौका। और सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के मामले को लेकर। तो आज इस मामले को लेकर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है, हिंदू पक्ष की जो पूरी दलील है वो जो है सुनवाई योग्य है और इस मामले की अब सुनवाई होगी। 2 तारीख दी गई है अगली सुनवाई की तारीख। और ये इस खबर पे हम आपको जरूर ले जाएंगे और आइए देखते हैं ये खबर। और हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर जिस तरह से आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत में शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर
इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 72 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात है कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे हैं और इसे आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 18 नवंबर को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आतंकवाद। पिछले कई दशकों से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे भारत की आवाज का ही एक नतीजा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद को फंडिंग के मुद्दे पर एकजुट हो रही है। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक के प्रयास किए गए और भारत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कई बड़े कदम उठाए, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नए सिरे से विचार विमर्श के लिए तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र का हिस्सा होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। The Honorable Prime Minister of India, he will be inaugurating the conference at the inaugural session. He'll be chairing and he'll be delivering the inaugural presidential address at the conference tomorrow at 9:30. After this inaugural address by the Honorable Prime Minister, we have this conference is been divided into 4 sessions on different topics. 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 15 मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं। 2 दिनों में 4 अलग अलग सत्र रखे गए हैं। सभी प्रतिनिधि इन सत्रों में चर्चा कर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। पहले सत्र में जहां आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर चर्चा होगी, तो इसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में आतंकवाद के वित्त पोषण में रुझान, उभरते वैश्विक आतंकवादी खतरों का विश्लेषण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों से निपटने में हालिया रुझान पर बातचीत की जाएगी। दूसरे सत्र में आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग, वैध आर्थिक गतिविधियों और आतंकवाद के वित्त पोषण के बीच संबंध, आतंकी वित्त पोषण में एनपीओ और डीएनएफपीबी का दुरुपयोग, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण में ड्रग तस्करी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। तीसरे सत्र का एजेंडा उभरती टेक्नोलॉजी और आतंकवादी वित्त पोषण होगा। इसमें मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए वर्चुअल एसेट्स, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान मध्यस्थों का उपयोग, डार्क वेब और टेरर फाइनेंसिंग और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। चौथे और आखिरी सत्र का एजेंडा आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रखा गया है। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी अपराधों की जांच में चुनौतियां, रेडिकलाइजेशन फाइनेंसिंग को लक्षित करने के लिए सहयोग, वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सूचना साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की जाएगी। भारत के लिए इस सम्मेलन का खास महत्व है। हालांकि पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर देश की एजेंसियों ने बेहतरीन काम भी किया है। इसी का नतीजा है कि देश में और खासतौर पर कश्मीर में आतंक पर काफी हद तक लगाम लगी है, लेकिन नई तकनीकी रास्ते अभी भी कई पहल की मांग करते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्रिटिकल मुद्दा है और इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो फाइनेंसिंग के थे, चाहे हवाला था, दूसरी चीज़ें थी, और हमारे पास इन चीज़ों का एविडेंस भी है कि पैसा बाहर से आया, कोई MTSS चैनल से आया, कोई वेस्टर्न यूनियन से आया, मनीग्राम से आया, कुछ किसी के खाते में पैसा डाल दिया गया ताकि और वहाँ से पैसा उठा लिया गया। इसके प्रमाण मिले हैं। तफ्तीश जो केसेस की हुई है, NIA ने भी की है, दूसरे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने भी की है। तो इन सब मुद्दों पे जो नए तरह के तरीके जो एजाज हो रहे हैं, हुए हैं, और प्लस जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, कैश कोरियर हैं, क्राउड फंडिंग है, इन सभी नए तरीकों पे चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख ने गुरुवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि खालिस्तानी और कश्मीर के आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। NIA इस दिशा में काम भी कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भी चर्चा होगी। कहा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हो रहे। वहीं चीन के आने की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन पहली बार 2018 में पेरिस में हुआ था।
उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अब इस तीसरे सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दिखाता है। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। सुधाकर, सबसे पहले यही कि ये इस तरह का मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है, तीसरा सम्मेलन है, और एक काबिले गौर बात यह है कि भारत टेरर फंडिंग को लेकर लगातार न सिर्फ कदम उठा रहा है, वैश्विक स्तर पे लोगों को, तमाम देशों को, एजेंसियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोशिश हो रही है, उस कोशिश में कल जो 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, वो कितना बड़ा पड़ाव है, कदम है? बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, उसके ठीक 2 दिन बाद ये बड़ा सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और बीते 1 महीने की बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर और खासतौर से टेरर मसले पर चर्चा को लेकर भारत में ये तीसरा एक तरह से वैश्विक सम्मेलन होगा। इंटरपोल का पिछले महीने सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके बाद यूएनएससी की जो काउंटर टेरर कमेटी है उसकी बैठक हुई थी, और उसके बाद ये तीसरा बड़ा सम्मेलन हो रहा है। और दुनिया के जो तमाम जो बड़े देश हैं, जो एक तरह से भूमिका रखते हैं, जो मिलकर अगर कोशिश करें तो इस चुनौती का मुकाबला करने में कह सकते हैं कि सक्षम भी हैं, वो तमाम देश, तो साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, चाहे इंटरपोल हो, यूरोपोल हो, FATF हो, अन्य जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो सिक्योरिटी और टेरर जैसे मसलों पर राय रखते हैं, उन पर शोध करते हैं, उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। करीब 450 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीते 8 वर्षों में भारत की जो न सिर्फ टेरर को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की एक नीति रही है, उसका परिचायक, तो साथ ही साथ भारत जो पूरे दुनिया को इस मुद्दे पर एकजुट करने की मुहिम चला रहा है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दुनिया के हर बड़े मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से न सिर्फ उठा रहे हैं, बल्कि एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की सलाह दे रहे हैं। तो उस नजरिए से भी देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण सम्मेलन, और खासतौर से जो विषय भी चुने गए हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं, और एक तरह से वो एक तरह से दिशा दे सकते हैं इस सम्मेलन के बाद। आप कह सकते हैं 2019 में पिछला जो सेकंड कॉन्फ्रेंस था 2019 में हुआ था, उसी समय भारत ने मेजबानी की पेशकश की थी। हालांकि जो कोविड की वजह से ये सम्मेलन उस वक्त आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन अब जाकर ये आयोजित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजर रहेगी जो आतंकवाद से जुड़े मसलों पर निगाह रखते हैं इस सम्मेलन पर। सुधाकर, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा या कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जो टेरर फंडिंग का समर्थन करता हो, चाहे किसी भी रूप में हो। जब ऐसी स्थिति नहीं है तो कहां पे समस्या है? सम्मेलन हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, एक जुटता बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो हर्डल या कहें क्या वो बाधा है जिसको हटाने की कोशिश होगी इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान? बिल्कुल, देखिए, और ओम प्रकाश, ये शायद अब किसी से छिपा नहीं है कि आतंक की कोई बाउंड्री नहीं है। और ये बात आप देखिए बीते 7-8 वर्षों से किस प्रमुखता के साथ पीएम मोदी ने रखा है कि एक वक्त में आप देखिए कि पश्चिमी देश, खासतौर से जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात की जाती थी, और किस तरह का हश्र अफगानिस्तान में लोगों ने देखा। पाकिस्तान जैसे देशों के आतंक का दंश सिर्फ भारत नहीं है, हमने देखा पश्चिमी देशों में भी वो आतंक किस तरह से पैर पसार रहा है, पश्चिमी एशिया का किस तरह से असर है। तो वो ये जो एक तरह से आतंक को अलग अलग चश्मे से देखने की जो कोशिश है, उस पर भारत एक तरह से सवाल उठाता रहा, पीएम मोदी सवाल उठाता रहा। तो निश्चित तौर पर यह सम्मेलन एक मंच मुहैया कराएगा कि एकजुट होकर अगर हम मुकाबला करेंगे तभी इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज एक बटन के क्लिक से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ आतंकी आका कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। पैसे जुटाने के लिए उसके सशरीर उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। DGNIA ने भी कहा क्राउड फंडिंग हो, डिजिटल एसेट्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इस तरह के तमाम डार्क वेब का सहारा लिया जाता है। तो तमाम तौर तरीके उपलब्ध है, एनजीओ का सहारा लिया जाता है आतंक को प्रसारित करने में। रेडिकलाइजेशन के लिए किस तरह से हम जानते हैं ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो खतरे हैं, इसका सामना
मिलकर ही किया जा सकेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा मंच और एक बड़ा नेतृत्व भारत जरूर देने की कोशिश करेगा इस सम्मेलन। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इस सम्मेलन से और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कोई दृष्टि सामने निकल कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर। और निश्चित तौर पर जो NIA के DG हैं उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही कि भारत के पास ऐसे तमाम सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि किस तरह से टेरर फंडिंग खासकर कश्मीर में की जा रही है, उसके सबूत भारत के पास मौजूद हैं। निगाहें होंगी। फिलहाल हम यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ हुई है और यह कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की यह पूरी गड़बड़ी हो सकती है। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और बात झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ की, कई घंटों की पूछताछ की। मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की गई। निदेशालय की एक टीम ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूछताछ और बयान रिकॉर्ड की प्रक्रिया को अंजाम दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को पहले 3 नवंबर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया और उपस्थित नहीं हुए थे। पूछताछ की इस प्रक्रिया को टालने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से अनुरोध किया गया था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने ठुकरा दिया था। अवैध खनन और धन शोधन मामले में ही सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और 2 अन्य बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। उस खबर पर क्या है अपडेट, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। दिवाकर, सबसे पहला सवाल यही है कि लंबी पूछताछ हुई और क्या कुछ निकला, ये तो शायद अभी जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन ये कितना बड़ा धक्का है हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा धक्का है। और जिस तरीके से झारखंड में जो ये अवैध खनन का मामला है और ये जब से प्रकाश में आया है और जब से जो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये लगातार इस बात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि ईडी को मुख्यमंत्री को लेकर, इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर कुछ क्लू मिला है और उसके आधार पर 1 तारीख को उनको सम्मन जारी किया गया था। तब से एक तरीके से झारखंड में जो राजनीतिक पारा है वो काफी चढ़ गया था और लगातार जो हम कह सकते हैं वो बैठकों का दौर शुरू हो गया था। और मुख्यमंत्री ने हालांकि इसको टालने की कोशिश की कि ईडी के सम्मन के बाद उनसे पूछताछ नहीं हो, और उन्होंने लगातार ये एक हवाला दिया कि वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसी का जो एक दुरुपयोग है वो किया जा रहा है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन चूंकि ईडी के पास निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्लू रहा होगा, उस आधार पर सम्मन किया गया। और जब उनकी तरफ से एक सम्मन के बाद उनसे 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया ईडी से हेमंत सोरेन की ओर से, तो ईडी ने फिर 17 तारीख का
जो इनके लिए डेट है वो मुकर्रर किया था, वो आज की तारीख थी। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से एक और भी चाल चला गया कि आप 16 तारीख को ही हमसे पूछताछ कर लीजिए। तो ऐसे में ईडी की तरफ से साफ तौर पर इसे नकार दिया गया कि नहीं, हमारी अपनी व्यस्तता है, हमारे अपने शेड्यूल होते हैं, और उसी आधार पर क्योंकि दिल्ली से टीम आज यहाँ पहुंची है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पिछले हम कह सकते हैं 8 घंटों से पूछताछ कर रही है। दिन के 12:05 के आसपास मुख्यमंत्री आज ईडी कार्यालय में पहुंचे थे और उसके बाद से पूछताछ लगातार रूप से चल रही है। दोपहर का खाना भी उन्होंने वहीं पर खाया है और ये अब उसके बाद ही ये संभावना व्यक्त की जाएगी कि किस तरह की गतिविधियां हैं और क्या कुछ होगा। लेकिन जो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो पारा है वो काफी गर्म है और लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है वो लगातार सुबह से ही पूरे प्रदेश भर से आज रांची में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय की ओर रुख करने के पहले उन्होंने मीडिया से बात की और एक बार फिर उन्होंने भाजपा को और केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लिया। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और एक समय ऐसा आलम आ गया कि राजधानी रांची की सड़कों पर कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाने पड़े और लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वही हाल एयरपोर्ट के आसपास जहां पर ईडी का कार्यालय है वहां पर भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई, जिला प्रशासन की ओर से विशेष टीमें तैनात की गई क्योंकि काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचकर लगातार जी दिवाकर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, समय कमी है हमारे पास। दिवाकर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि 1000 करोड़ इतना बड़ा घोटाला या इतना अवैध खनन का मामला इस राज्य में हो ही नहीं सकता, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। और ये कहा गया कि ये प्रमुख एक आरोप ईडी, इससे जुड़ा सवाल ईडी ने किया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हेमंत सोरेन? देखिए, ईडी ने कोई ऐसा जुड़ा हुआ सवाल नहीं किया, लेकिन देखिए इस पे भी कह सकते हैं कि एक राजनीतिक चाल आज हो सकती है। जिस तरीके से ईडी ऑफिस में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस से बात की जाती है और उसके बाद एक चिट्ठी, ईडी के नाम से एक चिट्ठी जारी की जाती है कि ये हमारे तर्क है, हमारे ये पक्ष है। तो अभी तो पूछताछ हो रही है, किन बिंदुओं पर पूछताछ हो रही है ये बात पर निकल कर आएगा कि 8 घंटे से पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनसे बेवजह उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, क्योंकि इतना बड़ा ये घोटाला हो ही नहीं सकता जिस तरीके से वहां पर खनन का है। और उन्होंने एक दुहाई दिया है, एक तरीके से उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया कि नहीं, यहाँ पर हमारे आने के बाद पिछले 2-3 सालों में झारखंड में कोरोना के बावजूद वहां पर जो है सरकार का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। लेकिन अवैध खनन का जो मामला है वो निश्चित तौर पर कई बार प्रकाश में आया है। और ये जो पूरा पिछले 6-7 महीने से अगर हम बैकग्राउंड में थोड़ी सी बात करें तो जब से खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी तब से ये जो हम कह सकते हैं ईडी लगातार दबिश बढ़ा रही थी। उसके बाद जो मुख्यमंत्री के जो वहां के विधायक प्रतिनिधि हैं जी बरहेट के पंकज मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिर उसके बाद पीपी की गिरफ्तारी हुई है, बच्चू यादव की गिरफ्तारी हुई। तो तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है और जो पूछताछ से जो तरह की चीजें निकली है और उसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री के का कुछ जो अकाउंट से जुड़ा हुआ चेक है वो भी बरामद हुआ है, वो बेरर चेक था। तो इस तरह की चीजें जो कुछ मिली है, इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जो एक है वो नेटवर्क इस पर काम कर रहा था। और अवैध खनन के जरिए जिस तरीके से पूरे संथाल में एक तरीके से लूट का जो काम चला है उस पर ईडी दबिश डाल रही है। और ये कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, कल दिन भर बैठकों का सिलसिला चला, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के लोग बैठक में, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। वैसे में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री उस समय जब हुआ करते थे तो कई बार एजेंसियां उनसे पूछताछ कर चुकी है। जी दिवाकर, एक बस अपडेट दे दे, क्या ये पूछताछ अभी भी जारी है या खत्म हो गई? जी, अभी तक तो पूछताछ चल रही है और वहां पर आसपास अभी भी घेराबंदी की हुई है। और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से कल भी पूछताछ सीएम से होगी या क्या कुछ होगा, वो थोड़ी देर बाद अपडेट हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। तो इस खबर पर नजर बनी रहेगी क्योंकि अपडेट लगातार इस पर आ रहे हैं। अब आपको वाराणसी से जुड़ी खबर बताते हैं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है, यानी मामले को लेकर अदालत अब सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने, उसमें पूजा करने का अधिकार देने, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल इनकी मांग में है। सिविल जज की फास्ट ट्रैक अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से अपील की थी कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है।
माना जा रहा है कि फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जिला जज की अदालत में अपील करेगा। इससे पहले जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाले मामले में सुनवाई किए जाने को मंजूरी दे चुकी है। मामले की अगली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 दिसंबर को की जाएगी। आज जो है डिफेंडेंट नंबर 4 द्वारा जो दाखिल 35 का प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया। उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हुए अगली तिथि 2/12 की नियत कर दी गई है, रिटर्न स्टेटमेंट जो फर्दर बचे हुए उनके लिए और इशू फ्रेम करने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर एक बार फिर बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने तथाकथित चिट्ठी को दिखाते हुए दावा किया कि यह सावरकर द्वारा लिखी गई थी। उधर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। ये देखा आपने, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। महाराष्ट्र में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतवर्ष की शान, महाराष्ट्र के सपूत वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहाँ तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सब के दिल के निकट के व्यक्ति हैं। और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए, इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उस मामले पर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बताया। साथ ही कहा कि कई मौकों पर राहुल उनका अपमान कर चुके हैं और ये उनकी आदत में शामिल हो चुका है। रणजीत सावरकर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज करने की मांग की है। मन में आया बोल दिया, क्योंकि इनको लगता है मैंने जो बोला वो इतिहास बन गया। इसी गलतफहमी से वो है, मगर महाराष्ट्र में ये गलतफहमी नहीं चलेगी और सरकार इसके ऊपर पूरा अभी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है तो इसकी तहकीकात करेंगे और पूरा इसका न्याय होगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने नागपुर में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो गुजरात में दूसरे चरण के 14 जिलों की 93 सीटों के लिए नामांकन फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन रहा। वहीं राज्य में पहले चरण के प्रत्याशियों की संख्या भी आज तय हो गई। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। और इसी बीच भाजपा ने कल 3 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी। पार्टी अब तक गुजरात के बड़ौदा जिले की मांजलपुर सीट को छोड़कर 181 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी। 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन रहा।
ऐसे में सभी दलों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में लगे रहे। इस कड़ी में गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में गांधीनगर दक्षिण से भाजपा के प्रत्याशी अल्पेश ठाकोर ने नामांकन पर्चा भरा। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद के घाटलोडिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमीबेन याग्निक ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ नामांकन दाखिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अल्पेश ठाकोर के साथ रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाजपा पहले चरण की सभी सीटों पर शुक्रवार से बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। कई केंद्रीय मंत्री और गुजरात के भाजपा नेता प्रचार में जुटेंगे। वहीं अल्पेश ठाकोर ने चुनाव में भाजपा को 150 से अधिक सीटों पर जीत के साथ फिर से सरकार बनाने का भरोसा जताया। कुछ चैलेंज है, कांग्रेस चैलेंज है ही नहीं, कांग्रेस का कुछ चैलेंज है ही नहीं, वो बिखरी हुई है, ना उसके पास मुद्दे हैं, सिर्फ जातिवाद भड़का के राजनीति करना चाहते हैं वो लोग। अहमदाबाद में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने गुजरात में भाजपा के विकास के मॉडल को घेरते हुए कहा कि राज्य में विकास के लिए बदलाव जरूरी है। ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना आतंकवाद समाप्त हुआ, ना काला धन आया, ना फेक करेंसी समाप्त हुई। वहीं नामांकन के अंतिम दिन तक भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर पसोपेश में नजर आई। पार्टी ने गुजरात की हलोल सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस ने इस सीट से राजेंद्र पटेल की जगह अब अनीश भाई बढ़िया को टिकट दिया है। गौरतलब है कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसकी नामांकन की अंतिम तारीख 17 नवंबर थी। तो वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख 17 नवंबर तय की थी। राज्य में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की भी मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। जैन पर साल 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। और वहीं दिल्ली मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने कैश फॉर टिकट मामले में पेश हुए। इससे पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने कैश फॉर टिकट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। दिल्ली के कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से टिकट की मांग की थी और आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए की मांग की थी। इसरो शुक्रवार को एक ऐतिहासिक शुरुआत करने वाला है। अपने प्रक्षेपण इतिहास में पहली बार वो एक प्राइवेट रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा। शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। विक्रम एस सिंगल स्टेज रॉकेट है जो सब ऑर्बिटल यानी उपकक्षीय लॉन्च व्हीकल है। यह अपने 3 पेलोड लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी ये बन जाएगी। साल 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत के दो प्राचीनतम केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। अगले 2 दिन तक समारोह में गीत संगीत कार्यक्रम के साथ साथ विचार मंथनों का दौर भी चलेगा और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के विजन से निर्देशित एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रोत्साहित करना सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। इस विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अन्य पहल में काशी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। काशी तमिल संगमम के लिए प्रतिनिधियों का पहला समूह रामेश्वरम से ट्रेन से गुरुवार दोपहर में चेन्नई पहुंचा, जिसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में ट्रेन से बनारस के लिए रवाना किया गया। तमाम छात्र कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक रास्ता खोला, एक ब्रिज, एक सेतु बनाया तमिलनाडु से सीधे काशी तक। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिल लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में कुछ डाइवर्सिटी है ना, उसको ब्रिज करने के लिए एक कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा मौका है और अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम जैसे यंग स्टूडेंट्स वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट एकेडमिशियंस। हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल के बातें करके उनसे उनका एक्सपीरियंस, एडवाइस, बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे। काशी कल्चर और तमिल कल्चर में कितना सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ और आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट मोर एंड दिस इज बीइंग अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी में मौजूद रहेंगे। वहीं तमिल संगमम के लिए काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है। पहले भी 2 बार हम काशी आए थे, इस बार काशी आने के बाद हम काशी पहचान नहीं पा रहा। इतना अच्छा हो गया, इतना नीट एंड क्लीन, बहुत ही सिस्टमेबल तरीके से काम कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को परेशानी न हो। विकास तो बहुत ही हो रहा है, विश्वनाथ मंदिर बन गया, बहुत से पुल बन गए, बहुत सी चीज़ें पास हुई हैं जिससे हम लोग को आगे भी बहुत ही प्रभाव मिलेगा उसका। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो उन्होंने सांस्कृतिक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक अलग कभी रहे ही नहीं है, एक ही रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता काशी तमिल संगमम दोनों विशिष्ट संस्कृतियों की सदियों पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक प्रयास है। वड़क्कम काशी। अगले 1 महीने तक काशी में संस्कृतियों का समागम होगा क्योंकि काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ये समागम होगा सांस्कृतिक नवनिर्माण का और साथ ही साथ ये समागम होगा रामेश्वर और विश्वेश्वर का। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। अश्विनी मिश्र सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक अनोखी शुरुआत है। काशी, वाराणसी कितना तैयार इसके लिए और क्या उम्मीदें आम लोगों को इस पूरे काशी तमिल संगमम से? ओम प्रकाश, अगर देखें तो काशी इस विशद आयोजन के लिए, इस विशद समागम के लिए, इस विशद संगमम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं बीएचयू में हूँ। बीएचयू का जो मदन मोहन मालवीय की जो बगिया है, यहाँ का जो एम्फी थिएटर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य आयोजन यहीं पर होगा और प्रधानमंत्री के कर कमलों से 19 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन होगा। ट्रेन से श्रद्धालु और आमजन और अनेक क्षेत्रों के समुदाय के लोग, युवा, विद्यार्थी, किसान, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल वहाँ से चल चुके हैं जो काशी आएंगे और उनके भव्य आतिथ्य की यहाँ पर तैयारी की गई है और लोगों को एक अच्छा अनुभव होगा यहाँ काशी आने का। और काशी आने की
कामना तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु के प्रत्येक व्यक्ति में होती है, क्योंकि जो धार्मिक परंपरा है उस हिसाब से हजारों सालों से तमिलनाडु के लोग रामेश्वरम से जब यात्रा अपनी शुरू करते हैं तो काशी आते हैं, प्रयागराज जाते हैं, गया में जाकर वो पिंडदान करते हैं और फिर काशी में ही आकर रामेश्वरम की बालू से भगवान आदि विश्वेश्वर का रामेश्वरम की बालू से शिवलिंग बनाते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जल ले जाते हैं और फिर रामेश्वरम में जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा हजारों साल से चल रही है। तो निश्चित तौर से जो काशी और कांची का आपस का जो विशिष्ट संबंध है वो विशेष है, वो प्रगाढ़ होगा। यहाँ काशी तो वहाँ तेन काशी, अगर यहाँ पर गंगा तो वहाँ पर कावेरी, अगर यहाँ पर काशी तो वहाँ पर शिवगंगा जैसे शहर। वहाँ पर अगर देखें तो गांव में एक एक गांव में हजारों की संख्या में गांव में बिछड़े हुए नामों में काशीनाथ, गांव और शिव मंदिर के नाम जो है काशी कांची को मिलाते हुए, तो वो सदियों पुराना प्रगाढ़ संबंध है। यह अभिनव प्रयास है उस संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ करने का। कोई विभेद उत्तर और दक्षिण का कभी नहीं रहा। सनातन संस्कृति के जो सूत्र हैं उनको एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधे रहने का ये प्रयास था, सनातन काल से चला आ रहा है। और वही एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक अभिनव प्रयास के तहत इस संगमम का आयोजन हो रहा है। 1 महीने चलेगा, विविध प्रसंग आयोजित किए जाएंगे, यहाँ एकेडमिक सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे और यहाँ प्रवास करने के बाद लोग प्रयागराज जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। विलक्षण अनुभव होगा, संवाद होगा, अनुसंधान होगा, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, परिचर्चा होगी, अनुशीलन होगा, परिशीलन होगा। निश्चित तौर से अद्भुत संगम होगा, समागम होगा। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात। और आपने कहा 1 महीने ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है और एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 3 से 4 हजार तमिल भाषी लोग काशी आएंगे और एक साझा अपने जो अनुभव है, ये जो परंपरा है वो करेंगे। ये जो साझापन होगा, क्या उम्मीद करें, इससे क्या निकल सकता है, क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो एक बड़ा एम्ब्रेला है, जो छाता है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। निश्चित तौर से, और वही एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत और समग्र भारत का स्वरूप यहां पर दिखेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से हिमालय के दक्षिण में और समुद्र से उत्तर में जो खंड है, जो भूखंड है, वो भारत और भारतीयों का भूखंड है। वो भारत भारतीयता का परिचायक है। अनेक संस्कृतियों का, विविधताओं का समुच्चय होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और निश्चित तौर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को ही वो प्रतिबिंबित करेगा। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो जो मैंने परंपराएं बताई, जिस तरीके से मैंने कनेक्ट बताया, अगर देखें तो काशी में भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का साक्षात मंदिर है। रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने भगवान शंकर के आराधना के लिए वहां पर उन्होंने पूजन किया। वैष्णव और शैव का भी जो द्वैत और द्वैध बताया जाता है, उसका भी समापन कहीं ना कहीं उसी काल में हो गया था, जब रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने जाकर आदि विश्वेश्वर के स्वरूप रामेश्वर की वहां पर पूजा की थी। तो यहाँ आदि विश्वेश्वर का रामेश्वर से मिलन, यहाँ के काशी का तेन काशी से मिलन, यहाँ के काशी का कांची से मिलन और साथ साथ उसके साथ जो व्यावसायिक और अन्य गतिविधियां हैं, कांचीवरम साड़ियों की बात की जाती है, बनारसी साड़ियों की बात की जाती है, हथकरघा की बात की जाती है, हस्तशिल्प की बात की जाती है, किसानों की बात की जाती है, नवोन्मेष नवाचार की बात की जाती है और युवाओं की अपेक्षाओं की बात की जाती है। तो युवा मन टटोले कि किस तरीके से एक समग्रता में हम एक हैं और हम नए भारत को गढ़ने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भाषा किसी तरीके का कोई विभेद नहीं है। सशक्त रूप में खड़े हैं, नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं और उसको परिणति तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। अब अगर इस पूरे आयोजन को हम समझने की कोशिश करें तो क्या कहना बेहतर होगा? क्या ये एक धार्मिक आयोजन है, क्या ये एक सांस्कृतिक आयोजन है, या इसके अपने कुछ राजनीतिक मायने भी हैं? लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट चुका है, अश्विनी से। तो अश्विनी, जिस तरह से बता रहे थे और बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत शब्दों में उन्होंने बताया किस तरह से विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक संस्कृति के सूत्र में हम बंधे हुए हैं और एक परंपरा रही है कि तमिलनाडु से लोग आते रहे हैं काशी में, और वो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूरी कल्पना है वो सदियों से साकार होती रही है और नए समय में उसे एक नए तरह से परिभाषित भी किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स
दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ कर इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और एक बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। केंद्र ने यह कहा है कि बिना केंद्र सरकार के सुने और उन्हें बिना सुने रिहाई के आदेश दिए गए हैं और 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक महिला ने माला पहनाई थी और उसके बाद विस्फोट हो गया था। अब आपको बता दें कि 11 नवंबर को दोषियों को रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और ये वो दोषी थे, ये वो जिन्हें राजीव गांधी हत्याकांड में ये शामिल थे। इस तरह के उन पे लगातार आरोप थे और ये आदेश 11 नवंबर को शुक्रवार को दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविंद्रन समेत 6 आरोपियों को रिहा करने के निर्देश दिए गए थे। हत्यारे जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के दोषी पेरारीवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया गया था। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट केस से जुड़ी इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं विकास सारथी। विकास, क्या है पूरी खबर? ओपी, जैसा आप बता रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले पेरारीवलन को राहत दी थी और रिहाई के आदेश दिए थे। अभी हाल ही में कोर्ट ने सिमिलर ग्राउंड्स पर जब रिहाई के आदेश दिए हैं उनको लेकर के केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और केंद्र का ये कहना है कि बहुत सेंसिटिव मामला था, इसीलिए इसमें बिना सेंटर को सुने इस तरह आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। इसीलिए अब इसका रिव्यू ओपन कोर्ट चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस मामले में ओपन कोर्ट में रिव्यू पर फिर से सुनवाई हो, क्योंकि इससे जो पूरा जो मामला था वो बहुत सेंसिटिव था। और इसके अलावा केंद्र ने ये भी उठाया है इसमें सवाल, ये जो अपना पुनर्विचार याचिका दाखिल की है उसमें कि जो राहत दी गई है 6 लोगों को, उसमें से 4 विदेशी नागरिक हैं, श्रीलंका के नागरिक हैं। ऐसे में जब इतना संवेदनशील मामला है जिसमें 4 विदेशी नागरिकों को रेमिशन दिया जा रहा है, उसमें केंद्र सरकार को सुने बिना इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। इसीलिए केंद्र सरकार ने इसमें पुनर्विचार याचिका दायर कर अब ये मांग की है कि कोर्ट फिर से सुनवाई करे इसमें और इसमें केंद्र की दलीलों को सुना जाए और ये पूरी हियरिंग, रिव्यू पिटिशन आमतौर पर जब दाखिल की जाती है तो उसको कोर्ट चैम्बर में सुनवाई करता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट केंद्र का ये कहना है कि वो चाहता है कि इस पर दोबारा से हियरिंग हो और ओपन कोर्ट में केंद्र को अपने सबमिशन देने के लिए अपनी जो पोजीशन है इस मामले पर उसको बताने के लिए एक मौका दिया जाए और इसीलिए इस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो। क्या यह सवाल अभी भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है
कोर्ट पहले इस पे विचार करेगा कि इस पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं जाए? देखिए, रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही होगा। अब इसमें एक जो बात है कि जो हमेशा सुनवाई होती है वो चैम्बर्स में होती है रिव्यू पिटिशन की, आम तौर पर, जब तक कि कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई फैक्टर हो जिसको सुनवाई के समय नहीं रख पाए हों दोनों पक्ष। तो इसमें भी अब रिव्यू पिटिशन पर जाहिर है केंद्र को, सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा इसको। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि ओपन कोर्ट हियरिंग इसकी के लिए कोर्ट तैयार है या नहीं है। ये एक बड़ा विषय है कि ओपन कोर्ट हियरिंग को लेकर के जो केंद्र ने मांग की है उस पर सुप्रीम कोर्ट एक अपना विचार रखेगा, अपनी बात रखेगा, आदेश देगा, और उसके बाद ही ये आगे की जो पूरी इस पर कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट की सुनवाई है, वो उसके बाद तय होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर यही है कि राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने का जो आदेश दिया गया था 11 नवंबर को, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुई विभत्स घटना के आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड को साकेत कोर्ट ने 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की भी इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर महरौली के जंगलों से श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं जिनका डीएनए जांच अभी बाकी है। पुलिस पूरे मामले में साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल के प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। संघीय संसद के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के चुनाव के लिए संघीय और प्रांतीय चुनावों के लिए नेपाल में 20 नवंबर 2022 को चुनाव निर्धारित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 11 नवंबर से 22 नवंबर 2022 तक नेपाल में राजकीय अतिथि के रूप में ईसीआई अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में व्यापार मेले में भारतीय रेल का स्टॉल बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्टॉल के बाहरी आवरण को अयोध्या रेलवे स्टेशन का लुक दिया गया है, तो अंदर वंदे भारत ट्रेन को डिस्प्ले किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन की अवधारणा को सरजमीन पर उतारने की कवायद जोरों पर है। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में मुसाफिरों की भीड़ उमड़ रही है और भारतीय रेल की सफलता को देखने के लिए पवेलियन का हमारे संवाददाता राजेश राज ने जायजा लिया और आम लोगों से बातचीत भी की। दिल्ली के प्रगति मैदान में अयोध्या रेलवे स्टेशन है ना हैरान कर देने वाली बात, लेकिन ये हकीकत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो व्यापार मेला चल रहा है वहां पर रेलवे ने एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई है इस पवेलियन में, जहां पर अयोध्या रेलवे स्टेशन को थीम के रूप में प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में और क्या क्या चीजें हैं जो इस प्रदर्शनी को, रेलवे की प्रदर्शनी को अन्य स्टॉल से अलग दिखाते हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम चलेंगे अपने कैमरामैन आनंद कुमार के साथ सीधे इस प्रदर्शनी के भीतर। रेल मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित जो स्टॉल हैं उसकी सबसे जो अनोखी बात है वो है बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस और ये चिनाब ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारतीय रेल ने बनाया है, जिसको एक खूबसूरत अनोखे अंदाज में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है तो सीधा सीधा उसका इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी और हमारा भारत सारे देशों में अच्छे से मुकाबला कर पाएगा। वंदे भारत ट्रेन हिंदुस्तान की प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। इस ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर एक शहरों तक आम लोगों को, आम मुसाफिरों को एक ऐसी सुविधा देने की ठानी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान टूरिज्म के मामले में
मुसाफिरों को राहत देने के मामले में, सुविधा देने के मामले में दुनिया भर के मुल्क के लोगों से कम्पीट कर रहा है। मैं वंदे भारत से ही इलाहाबाद आती जाती हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसकी दोनों क्लास जो है, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव, दोनों ही बहुत अच्छी है। पिछले 8 वर्षों में भारतीय रेल ने प्रगति की नई इबारत लिखी है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो या फिर चिनाब ब्रिज का निर्माण हो, हिंदुस्तान के मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल ने राहत का पैगाम लाया है, जिसे प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में खूबसूरती के साथ भारतीय रेल ने प्रदर्शित किया है, जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो सकते हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने CII बिग पिक्चर समिट 2022 में आज भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज देश में मीडिया की विश्वसनीयता के विषय में हमें काम करना होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव ने भ्रामक खबरों और आपत्तिजनक सामग्री पर नियंत्रण के लिए कारगर तरीके से काम किए जाने पर भी बल दिया। The issue is of credibility. For people of our age, the credibility of media is paramount, and in that context, that was the main topic of discussion there also, that credibility in social media, how to achieve that, and how to fight the menace of fake news. So in that context, I think that is the major challenge which these summits and the media organizations will also have to deliberate, that if the viewer tastes are changing, the consumer tastes are changing towards shorter and shorter versions, and the speed at which these media is coming, then the question of credibility, fake news, and how to protect our people from such media. और बात क्रिकेट की, ICC T20 विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर होने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरीज का पहला मैच शुक्रवार 18 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा। बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन आमने सामने होंगे। तो टीम में नए कप्तान दिख रहे हैं, टीम भी थोड़ी बदली दिख रही है। देखते हैं सेमीफाइनल की हार के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के ग्राउंड पर क्या कमाल करती है। फिलहाल आज न्यूज़ नाइट में इतना ही। नमस्कार।